बहुत स्वागत है आपका सर रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। दयाशंकर जी, आपको दयालु कहा जाता है और जब हम आयुष की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, उत्तर प्रदेश और ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी के विजन में अब उस पर नाम तो सुन रहे हैं लेकिन काम भी हो रहा है। अगर हम आयुष की बात करें, आयुर्वेदा, योगा, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था और पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें नेशनली और उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा है? सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि इस देश की सनातन की, अतीत की और उस हजारों हजार साल के भारत की जो चिकित्सा की पद्धतियाँ थी उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया और आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को केंद्र में जो पहली बार सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्रालय बनाया। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 साल तक आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बनने नहीं दिया। 2017 में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बनाया और वो तब से ये पिछले 8 वर्षों की यात्रा है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में 11वां वर्ष है ये। आयुष की परिभाषा बहुत बड़ी हो गई। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, कुल 7 विधाएं हैं। ये सूरज की रोशनी के जो रश्मि रथी के 7 घोड़े होते हैं, वैसे ही ये हमारी 7 विधाएं हैं। आयुर्वेद तो देश में वेदों से आयुर्वेद का जिक्र है। यूनानी यूनान से जुड़ी हुई है, ये 6000 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है, ये पद्धति है। होम्योपैथ, ये जर्मनी में एलोपैथ के डॉक्टर हुआ करते थे सर हैनीमैन, उनके द्वारा इस विधा का जन्म हुआ 270 साल पहले। सुवारिकपा, ये देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेके हिमाचल होते हुए उत्तरांचल होते हुए आप कह सकते हैं कि देश के पूर्वोत्तर राज्य इस विधा से जुड़े हैं। इसके जनक, इसके जन्मदाता भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। और एक विधा है सिद्ध, ये दक्षिण भारत में प्रचलित है और तमिलनाडु, कर्नाटका, उधर के राज्यों में, और इसके जनक माने जाते हैं महर्षि अगस्त। ये भी 6000-5000 साल पुरानी विधा है। तो कुल मिला के ये देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी। और आयुर्वेद को तो आप जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन के इर्द गिर्द का जो वातावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं। आपको याद होगा कि भगवान राम रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो उनके लिए आपने एक संजीवनी बूटी का जिक्र आपने पढ़ा है। वो एक औषधि है। उत्तरांचल के एक गांव से वो जाके हनुमान जी लाए और आपने देखा कि उनकी प्राण रक्षा हुई। अतीत में आप झांकते हैं तो चाहे दक्षराज की कटी हुई गर्दन पे आपने पढ़ा होगा कि वो बकरे का धड़ लगाया गया। भगवान गणेश की गर्दन कटी तो उसके बाद उनको फिर हाथी के बच्चे का धड़ लगाया। तो हमारी देश में ट्रांसप्लांट हो, चाहे इलाज की जो चीज़ें हो, वो बहुत अतीत से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में मॉडर्न मेडिसिन जब से ये दुनिया में, हिंदुस्तान में प्रचलित है, दुनिया में प्रचलित है, तो मोदी जी ने क्या किया कि जो उनका नारा है कि अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण, तो अपनी विरासत को सहेजते हुए आने वाले कल के जो भारत है उसकी कल्पना उन्होंने किया। पूरे देश में जब से सरकार बनी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र ने के इतिहास में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला जो योग दिवस है, 21 जून को सारे संसार ने विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दिया। वो देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है। दूसरा, WHO ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों की परंपरागत दवाओं पे शोध के लिए जामनगर में इंस्टीट्यूट बनाया है। उसके लिए भी उन्होंने भारत को चुना। तो हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया के परंपरागत दवाओं के, इलाज के, इन सारी विधाओं के लिए एक बड़ा हब बन के उभरा है। अतीत में देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ, अभी उत्तर प्रदेश के जिम्मे आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा थी उसकी एक सब ब्रांच
लखनऊ में भी खुली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ की एक सब ब्रांच अभी लखनऊ में खुली है। और तो इस तरह से लगातार नवाचार कह सकते हो, हमारी जो उसका विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने, जैसे एम्स को हम सभी जानते हैं, लेकिन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुला है। वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने भी जयपुर में खोला, फिर उसी की एक कड़ी में अभी उन्होंने गोवा में भी अखिल भारतीय। और इस बार के बजट में भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने 3 नए, उसको अय्या कहते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, 3 नए दिया। उसमें मुझको लगता है कि एक उत्तर प्रदेश को भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 10 ऐसे संस्थानों को बनाने की घोषणा किया है, तो इस बजट में 3 नए मिले हैं। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी, उत्तर प्रदेश में अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा का हमारा कोई सेंटर नहीं था, तो हम बनारस में एक प्राकृतिक चिकित्सा का शुद्ध, जिसको कहते हैं कि अलग से एक हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना रहे। हमारे पास आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, तो अखिल भारतीय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय वो गोरखपुर में बन के तैयार हो गया। तो उसके बनने के बाद से हमारे उत्तर प्रदेश में जितने हमारे 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, तो उन सब का एफिलिएशन शुरू हो गया। हमारी परीक्षाएं, एक विश्वविद्यालय जो कि अपना विश्वविद्यालय आयुष का बन गया, वहाँ भी हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा सेंटर बनाया है। 40 से ज़्यादा हट्स बनाए हैं, जिसमें कि वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कर दिया है हम लोगों ने। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने अब तक 24 इंटीग्रेटेड 50 बेड के अस्पताल बनाए, जिसमें 16 हमारे वर्किंग है। 4 अस्पताल हमारे इसी सप्ताह 10 दिन में वो शुरू हो जाएंगे, 5 नए और बन रहे। तो ऐसे इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक ही अस्पताल के परिसर में अब, इसके पहले हमारे पास करीब 4000 अस्पतालों का एक सेटअप था। 2111 हॉस्पिटल हमारे पास 4 बेड, 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के अस्पताल पहले से थे। वो आयुर्वेद के अलग थे। होम्योपैथ के 1585 हॉस्पिटल थे, वो भी अलग थे। 285 हॉस्पिटल हमारे पास आयुर्वेद, उसमें यूनानी के थे, वो भी अलग अलग बिखरे हुए थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम सारे अस्पताल इंटीग्रेटेड बना रहे हैं कि एक ही अस्पताल के परिसर में होम्योपैथ भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी। और भविष्य में बनारस में एक तिब्बती विश्वविद्यालय है, तो उसने सोवा रिगपा का एक बहुत एडवांस सेंटर शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी अभी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो अब मुझको लगता है कि एक विधा हमारी बची है सिद्ध, तो हमारी ये 7 विधाएं आयुष की जुड़ जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि देश में आयुष की प्रत्येक विधा पर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम मेडिकल कॉलेज हमारे अलग थे। मैंने आपसे बताया कि 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के, 2 नए मेडिकल कॉलेज हम और बना रहे हैं। हमारा एक मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है, उसका उद्घाटन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से होने जा रहा। एक काशी में बन रहा है, जो कि बनारस में पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ हम होम्योपैथ का बना रहे हैं। तो कुल 21 मेडिकल कॉलेज। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इंटीग्रेटेड कॉलेज भी बनाएंगे। एक ही अस्पताल कॉलेज के परिसर में होम्योपैथ का भी कॉलेज रहेगा। तो ऐसे 5 मंडल मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हमारे बाकी थे, जहां हमारा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो इन 5 मंडल मुख्यालयों की ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और 5 इंटीग्रेटेड कॉलेज का कैंपस उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कह सकते हो कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आयुष को लेके जितना काम हुआ है वो मैंने आपसे बताया। सर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। और सबसे ज़्यादा स्टेम छात्र जो हैं वो हमारे देश में हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल। अब ये सभी छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि वो मेडिकल में जाए, लेकिन एलोपैथी में जाएं। आप कैसे प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आयुर्वेदा में यूजी और पीजी में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं पहले तो अपनी संस्कृति से जुड़े, उससे जुड़ाव होगा तो ही आयुर्वेदा के प्रति जो है उनकी प्रेरणा जो है वो बढ़ेगी। उस पर कैसे काम हो रहा है? देखिए, अब किसी के मन में ये भाव नहीं है। मार्क्स तो एक बेस है कि जिनके मार्क्स सबसे अच्छे होते हैं वो एलोपैथ जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं। लेकिन अब समाज में बहुत सारे बच्चों का झुकाव, जैसे बेटियां होती हैं, आप देखेंगे होम्योपैथ के मैक्सिमम डॉक्टर पढ़ाई में आप देखेंगे कि बच्चियां पढ़ रही हैं। तो ये एक ऐसी विधा है कि उनको लगता है कि इसमें बहुत स्कोप है भविष्य के लिए। जिस तरीके से समाज के लोगों का झुकाव बढ़ा है आयुष के प्रति, होम्योपैथ के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, तो अब लोग स्वतः इच्छा से भी
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएमएस बीएचएमएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारी सीटें पिछले लगातार वर्षों में एक भी सीट, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट किसी कॉलेज में खाली नहीं, चाहे 86 हमारे पास प्राइवेट कॉलेज हैं, 19 मैंने आपसे बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज है, तो 106 मेडिकल कॉलेजों में किसी कॉलेज में कोई वैकेंट सीट नहीं है। पीजी की सारी सीटें हमारी काउंसलिंग से भर चुकी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश में बच्चों का जो झुकाव, पढ़ने वाले छात्रों का झुकाव आयुष की तरफ, हमारी आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में अब बच्चे शौकिया, ऐसा नहीं कि वो मजबूरी में कल को मार्क्स कमाते थे तो उनको अगर बीएमएस नहीं मिला तो वो बीएचएमएस जाते थे, बीएचएमएस नहीं मिला तो फिर वो यूनानी की तरफ जाते थे। लेकिन अब बच्चे अपनी मर्जी से वो सेलेक्ट करते हैं कि हमको ये पढ़ाई करना है। तो एक बहुत अच्छा अब समाज में लोगों के मन में भी इस विधा के प्रति जो झुकाव बढ़ा है, जो लगाव बढ़ा है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। देश ने भी अभी, केंद्रीय आयुष हमारे मंत्रालय ने भी करीब बहुत सारी अतीत में बहुत सारी चीज़ों की रोक लगी थी। जैसे आईवी फ्लूइड हम नहीं दे सकते, हम कोई ड्रिप नहीं चढ़ा सकते, बहुत सारी सर्जरी पे रोक लगी थी। अभी करीब 50-55 प्रकार की सर्जरी को भारत सरकार ने परमिट कर दिया। तो अब हमारे यहाँ गायनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। माइनर सर्जरी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे पाइल्स का ऑपरेशन होता है हमारे यहाँ क्षार सूत्र विधि से। हम बड़े दावे से कहते हैं और सब लोगों को इस बात का रियलाइजेशन भी है समाज में कि हम पाइल्स का बहुत कई बार सर्जरी कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्षार सूत्र विधि से उनकी सर्जरी होती है तो वो बहुत कामयाब है। तो हर विधा की अपनी कुछ न कुछ मोनोपोली है। गांव देहात में मैं अभी भी देखती हूँ कि आयुर्वेदा को लेकर एक जागरूकता है, थोड़ा प्रेफरेंस ये रहती है कि उपचार वहीं से हो। लेकिन जब हम थोड़ी सिटी लाइफ में आते हैं तो आज भी, क्योंकि फास्ट मूविंग लाइफ है और सब इंस्टेंट रिलीज जाते हैं, वहाँ पर रिलीफ जाते हैं। लेकिन समाज का एक ये भी एक रियलाइजेशन है कि हम बहुत जल्दीबाजी में कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। दवाएं बहुत धीमी ज़रूर काम करती हैं, लेकिन उनका, मैंने आपसे एक शब्द कहा कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हम एक रोग ठीक करने में दूसरा रोग पाल लें अपने शरीर में, न जाने कितनी। तो हमारी दवाएं किसी तरह का नुकसान नहीं करती। और वो दवाएं क्या हैं, जितनी भी दवाएं बनती हैं चाहे मॉडर्न मेडिसिन में भी, उन दवाओं के जो अर्क होते हैं, उन दवाओं का जो प्रिपरेशन है वो होता है प्लांट से। हमारे भी दवाओं का आधार तो जड़ी बूटियां हैं, पौधे हैं। वो आप आंगन की तुलसी देखते हैं तो दुनिया के लिए एक पूजा की सामग्री होगी और वो होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेडिसिन है। और आयुर्वेद एक ऐसी विधा है कि इसमें प्रकृति में पाए जाने वाला हर पौधा, यहाँ तक कि बबूल, मदार, नीम, कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिसकी की मेडिसिनल वैल्यू ना हो। अब जैसे आपने सुना है कि जैसे डेंगू होता है तो डेंगू में सब लोग लाख दवाएं करते हैं, फिर भी लोग उसके पैरेलल आप देखते होंगे कि वो पपीते की पत्ती का रस पीते रहते हैं, कोई बकरी का दूध पीता रहता है, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो पैरेलल चलाता है। जितनी भी डेंगू की दवाएं हैं उन सब का प्रिपरेशन पपाया से होता है, पपीते से। हम उसको नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, कच्चे रस यूज़ करते हैं, कहीं पाउडर बना लेते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शोधित करके उसका उपयोग करते हैं। मेटल्स का उपयोग आयुर्वेद में होता है, हैवी मेटल्स का उपयोग होता है आयुर्वेद में, जो चीज़ें और पद्धतियों में निषेध है जिनका। तो कुल मिला के मैंने कहा कि अतीत का भारत जिस विधा से दुनिया का शिरमौर था, विश्व गुरु था, संसार की सबसे विकसित सभ्यता का भारत, मुझको लगता है कि आयुर्वेद उसके जीवन का एक अलग हिस्सा था। सर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके पास आयुष का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फूड सेफ्टी की भी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आजकल एक थोड़ा चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है, उसे आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि आयुष पे तो आपने बेहतरीन काम कर दिया कि आप आयुर्वेदा पे भरोसा कीजिए, लेकिन दवाइयों को लेकर अब बहुत डाउट आने लग गया है लोगों देखिए में। क्या है, कल अतीत का जो समय था वो बहुत मनमानियों के दौर था। लोगों ने बहुत मनमानियाँ किया दवाओं के रूप में। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नकली दवाएं हों, चाहे वो मिलावटी चीज़ें हों, चाहे वो फूड को लेके देखिए, फूड सेफ्टी को लेके लगातार प्रयास हो रहा है। आज हम
हाइजीन रेटिंग के लिए रेस्टोरेंट को सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आज हम इस देश उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंदिरों के प्रसाद को हमने रेटिंग दिया है। First state to do भोग, that. उसका नाम है भोग के तहत एक सिस्टम है, उसमें हम उनके प्रसाद को भी चिन्हित करते हैं कि प्रसाद की हमारी क्वालिटी अच्छी हो। जितना भी प्रकार का, चाहे वो बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट हो, बड़ी से बड़ी मिठाई की दुकानें हो, आज आप बहुत तीज त्यौहार आते हैं, होली दिवाली आती है, तो अब आपको खबरें पढ़ने को बड़ी रेयर मिलती हैं कि ट्रक का ट्रक नकली मावा पकड़ा जाता था, खोआ, छेना, पनीर, दूध। तो फूड सेफ्टी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम प्रत्येक मंडल मुख्यालय पे हमने एक बहुत हाई एंड इक्विपमेंट लैब बनाया है। अब हम पहले लैब हमारी बड़ी छोटी होती थी और बड़ी सीमित दायरे की लैब होती थी। अब हम पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, रेसिड्यू हो, जितने खाने में मिलावट की चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि हैवी मेटल्स की, वो भी हम उसको पकड़ लेते हैं उसमें। तो हमारा दायरा बढ़ा है। हम जो मोटर व्हीकल, हम बाकायदे बाज़ारों में, गांव के देहात में हम ऐसी वैन चलाते हैं जिसमें कि जागरूकता के लिए गांव-गांव में इस पूरे मंडल मुख्यालयों से लेकर जिला मुख्यालयों तक वो जाके लोगों को मिलावट के प्रति जागरूक करते सर, हैं। आपने घी, इतनी छापेमारी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में पनीर को लेकर जो छापेमारी हुई है, अब लोगों को पनीर खाने से विश्वास उठ गया है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्शन लिया मैंने गया कहा है ये वो मानवता यूपी का सरकार विषय ने है। लिया है। कोई समाज में अगर कोई व्यक्ति इतना गिरा हो कि वो समाज के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करे, सरकार कहाँ इसकी अनुमति देती है। हम तो लगातार अभियान चला। आपने देखा कि आप अपने शहर को अगर आप देखिएगा तो अभी नकली घी का एक बड़ा बल्क में वो पकड़ा गया, रीफिलिंग कर रहा था इसी शहर में। अभी हम लगातार पश्चिम में जहाँ से मिलावटी घी की शिकायत आती, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन सुरक्षित हो, खान पान हमारा शुद्ध हो, तो उसके लिए सरकार लगातार, और हमारी इन विभागों की क्षमता बहुत सीमित थी। मैंने आपसे कहा कि लगातार भर्तियां की जा रही हैं, लगातार नई लैब बनाई जा रही है। ड्रग के लिए भी ड्रग की नई हम लैब बना रहे हैं। अब जैसे हमारी जो फूड की लैब बनती हैं, हमारी जो आयुर्वेद की लैब है, उन सब में हम बहुत सारे ड्रग का भी टेस्ट करते हैं। तो हमारा दायरा बड़ा हो रहा है। हमारे संसाधन चूँकि बहुत सीमित थे, मंडल मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर हमारे पास ऑफिसेज नहीं थे। अब हम लगातार ऑफिसेज कर रहे हैं, बना रहे हैं कि हमारा स्टाफ संख्या बढ़े, हमारे पास ड्रग के हमारे जो इंस्पेक्टर हों, हमारे जो फूड के अधिकारी हैं, उनका दायरा बड़ा हो। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में आप यकीन करिएगा कि उत्तर प्रदेश देश का वो अग्रणी राज्य होगा जहाँ खाने पीने की चीज़ों की मिलावट के, हम यहाँ तक कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज बड़े संस्थान हैं, उनकी मेस चेक कर रहे हैं, ये सबकी मेस हमारी बहुत अच्छी हो। कुल मिला के कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ रहे कि जिससे कि लोगों को कल को भविष्य में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो। और मिलावट के लिए बड़ा कठिन दंड का प्राविधान किया गया, मुकदमे चलाए जा रहे हैं और बाकायदे उनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके एडीएम, इसके लिए स्पेशल एक एडीएम कोर्ट बैठाई गई है, उनके मुकदमे होते हैं और उनके ऊपर पेनाल्टी का प्राविधान है और उसके बाद सजा का प्राविधान है। अब इस तरह की चीज़ें से लोगों के मन में धीरे धीरे समाज में लोगों का भरोसा बढ़ रहा और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ। सब ब्यूरोक्रेसी को और फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन है। अब जैसे नोएडा की बात करूँ तो वहाँ घनी आबादी है बहुत ज़्यादा, एनसीआर के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लखनऊ हम कह सकते हैं यहाँ पर सिटी लाइफ है। तो यहाँ पर किस तरीके के ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना है और टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? कोई ढील किसी के प्रति नहीं, कोई कितना बड़ा हो, कोई व्यापारी हो, अगर वो गलत करता है, गलत का मतलब कि वो हमारी निगाह में समाज के लिए अपराधी है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा। मैंने आपसे कहा कि पेनाल्टी जो की जा रही है वो पहले बड़ी माइनर, बहुत कम हुआ करती थी, उसका दायरा बड़ा किया गया है। सज़ा का प्राविधान किया गया कि ऐसे लोग अब जेल जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ सिस्टम की कमियां थी, जो ऐसा लकुना था कि एफआईआर होना, मुकदमे दर्ज कराना, उनके खिलाफ मुकदमे चलाना। अब इसमें सरकार के प्रयासों से बहुत एकरूपता आई है। अब उनके खिलाफ हम बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ करते हैं। रेड करने के बाद, उनके सैंपल करने के बाद, जब उनकी चीज़ें अधोमानक पाई जाती हैं, मिलावटी पाई जाती हैं, फिर उनकी फर्मों को सीज़ करना। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जड़ें कहाँ हैं इनकी। कोई दुकानदार बेच रहा तो वो उसके लिए उस सबसे बड़ा जिम्मेदार जो प्रोडक्शन कर रहा, जो बना रहा उसको, तो वहाँ तक उनकी जड़ में पहुँच के फिर वो क्या करते हैं कि अगर यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई तो फिर वो नाम बदल के, शहर बदल के, क्षेत्र बदल के जाते हैं। अब उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में हम लोगों ने डाटा तैयार किया है कि ऐसे लोग जो कहीं नाम बदल के, चेहरा बदल के, शहर बदल के
काम बंद नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ फिर बड़े सख्त धाराओं में मुकदमे चला के कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर 2023, 24, 25 और 26 ये साल रहे हैं जब अलग अलग रेस्टोरेंट्स में हमने देखा वीडियोस वायरल हुई कि हम कहीं पर खाना खाने जा रहे हैं, उस रोटी में थूक डाली जा रही है। फिर एक निर्देश आया था आपकी सरकार की तरफ से कि हर एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर भी खाना बन रहा है और जो सिटिंग एरिया है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होंगे, और फूड सेफ्टी एक्ट भी यही कहता है कि हम सबको स्वच्छ खाना मिलना चाहिए। सर वो कहाँ तक पहुँचा, मतलब इसके लिए भी देखिए, अभी इम्प्लीमेंटेशन तक बहुत सारी घटनाएं आपने देखा कि दुकानदार कौन है ये कोई नहीं जान पाता था। वो जो सर्विस कर रहा है, लड़का जो काम कर रहा है वह दुकान में, वो कौन है ये कोई नहीं जान पाता था। कल को अगर उसने कोई गलती किया तो लोग उसको फिर भगा देते थे, पता नहीं चलता था। आज हम लोगों ने उनकी दुकानों पर उनके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए, दुकान मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया, और जितने उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं बाकायदे उनके आधार कार्ड के, मतलब अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ जॉब में नहीं रख सकते जो एकदम गुमनाम और अनजान सा व्यक्ति हो। दूसरा, एक उनको इस बात के लिए बाध्य किया गया, जैसा आपने कहा सीसीटीवी कैमरे हों, और व्यक्तिगत जब उनके खिलाफ हम सख्ती कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसे लोगों का मनोबल टूटेगा। और ये विषय ऐसा है, ये घृणा का विषय है। ये किसी के मन में अगर कोई पाप है, किसी के मन में अगर कोई विद्वेष की भावना है, तो ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में बहुत कड़ाई करके ही सिखा बदला जा सकता है। वरना कोई भी ये मानवता के खिलाफ किए जाने वाले काम है, बहुत घृणा के स्तर पे किए जाने वाले काम है। तो उसके खिलाफ लगातार सरकार ने जो जागरूकता का अभियान चलाया, हर दुकानदार को हमने बाध्य किया कि वो अपने रजिस्ट्रेशन, अपनी दुकान, सबसे बड़ा संकट तो था कि कौन है मालिक, ये नहीं पता चलता था। अब आप देखेंगे धीरे धीरे सारी दुकान के लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन को और मूल मालिक का नाम सब कुछ सामने आने लगा है। मुझको लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये विषय मानवता का विषय है, और इसमें इंसान को खुद से जब उसके मन में ये घृणा का भाव कम नहीं होगा, जब तक वो इतने गिरे स्तर पे जाके ऐसे काम करने के लिए, तो कड़ाई सरकार अपना काम करेगी, विभाग अपना काम करेगा, लेकिन इंसानियत के नाते भी ऐसे लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सर बहुत बार रिसेंटली हमने ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे आपने बताया कि ओनरशिप किसकी है उसका लाइसेंस बाहर लगा होना चाहिए। ओनरशिप जिसकी है बाहर लाइसेंस भी उसका लगा है, लेकिन वहाँ जिसे हम कहते हैं दुकान के बाहर जो बैठा है वो नहीं है। फिर उसके बाद हमने ऐसे भी देखे हैं कि मुजफ्फरनगर का मुझे केस याद है लास्ट ईयर का, वहाँ पर जो बावर्ची है और जो वहाँ पर सर्वेंट था उसका जो आधार कार्ड है वो कुछ और निकला, और जो नेम प्लेट उसने लगा रखी थी उसका नाम कुछ और था। तो ये बहुत कन्फ्लिक्टिंग हो गया है कि मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम किसके हाथों खाना खाएं। पहले क्या होता था कि 30 त्योहार आनों पे विभाग सक्रिय होता था, लेकिन अब आप कह सकते हो कि पूरे साल काम कर रहे हैं। संसाधन हमारे बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, मैंने आपसे कहा लैब बढ़ा है, हमारे जिलेवार ऑफिसेज बढ़े हैं। तो उसके चलते संसाधन बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा अधिकारी, उसका कर्मचारी मिला के जो टीम है वो लगातार काम करी, और इंटीग्रेशन के साथ काम हो रहा। हमको पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस मेरे साथ है, अब कहीं फूड के लोगों को, ड्रग के लोगों की आवश्यकता है तो वो ड्रग की टीम उनके साथ जाती है। हमको कहीं किसी भी इस तरह के इंटीग्रेशन पे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सब विभाग मिल के काम कर रहे हैं। तो उसका परिणाम बहुत सारी चीज़ें अब आपको समय के साथ धीरे धीरे कमी आपको दिखेगी, और कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि ऐसी घटनाएं बड़ी रेयर है, क्योंकि ऐसे लोग को जब कड़ी सजाएं मिल रही हैं तो फिर दूसरा अगला हिम्मत नहीं करेगा। वरना एक दूसरे को देख के वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे लोग, ऐसी चीज़ों की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन अब आपको आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि ऐसी घटनाओं में बहुत कमी आ रही है, क्योंकि विभाग बहुत सक्रिय है। हम 30 त्योहारों का इंतज़ार नहीं करते कि होली आए तो, दिवाली आए तो, सालों भर आप कह सकते हो कि एकदम लगातार विभाग अपना काम कर रहा है, और उसका परिणाम भी आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे इन चीज़ों में बहुत सुधार आ रहा है। सर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक सवाल मैं पूछूंगी। हाल ही में जो टैरिफ का रिलीज़ अभी हमें मिला है, तो उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि बहुत सारा एक्सपोर्ट हमारा ऑलरेडी टॉप 10 में आता है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब हो सकता है कि टॉप 3 में आ जाए। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तराखंड में हमने देखा है पिछले कुछ सालों में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्रग कंजम्पशन है, यानी कि जो दवाई हम ले रहे हैं, जो सिरप हम ले रहे हैं, वो सेफ़ है कि नहीं है, उसको ऑडिट की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन पर है। उसको लेकर कोई तैयारी? देखिए, फार्मा का जहाँ तक सवाल है, अभी आपने देखा कि एक समिट किया था मुख्यमंत्री जी ने, फूड के द्वारा आयोजित हुआ था। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देश की 10 बड़ी फार्मा की कंपनियाँ आई थी उत्तर प्रदेश में, और उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया है मुख्यमंत्री जी को कि अब वो सारी इंडस्ट्री
उत्तर प्रदेश में लगेगी। हम फार्मा पार्क फतेहपुर में हमने एक बहुत बड़ा फार्मा का पार्क स्पेशल बना रहे हैं, उसमें सिर्फ फार्मा की इंडस्ट्री होगी, चाहे एलोपैथ की हो चाहे आयुर्वेद की हो, सब मिल के काम करेंगे वहाँ। अभी तक उस दिन एक हमारे फार्मा के एक बड़े कंपनी के मालिक ने एक इंटरव्यू दिया, उस दिन अपना भाषण दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में मेरी एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, लेकिन मेरे सगे भाई के बेटे का अपहरण हो गया और उसको मार दिया गया, तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया। ये बड़ा पीड़ादायी है और आने वाले हम अतीत में जो देखिए, कहने को उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का राज्य है, लेकिन यकीन करिए कि दुनिया के मात्र कुछ एक देश हैं जो आबादी के मामले में हमसे ज़्यादा हैं। हम कहने को एक सूबा हैं, लेकिन दुनिया के देशों से बड़ी आबादी हमारे पास है। वो हमारी ताकत, जैसा आपने कहा, वो हमारी ताकत है। तो कंजम्पशन के मामले में, खपत के मामले में हम एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो कौन चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में उसकी इंडस्ट्री न लगे, लेकिन हमने उनको ऐसा वातावरण नहीं दिया। इन 8 वर्षों में चाहे कानून का राज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज एक्सप्रेसवे हो, फ्लाईओवर्स हो, पुल हो, सड़कें हो, 24 घंटा बिजली की अवेलेबिलिटी हो, इंडस्ट्री को यही चाहिए। अब चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने देखा कि 35 लाख करोड़ का लक्ष्य 50 लाख करोड़ में परिवर्तित हो गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आपने देखा कि 40 लाख करोड़ तक की इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ चुकी, उसमें 3-4 बार हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर लिया। तो ये फार्मा के लिए एक बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए मौका है और सारी बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। हम उनके फार्मा पार्क बना रहे हैं, अलग अलग जब हम उनको स्थान दे रहे हैं। ज़मीन एक बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी ने अब उनको बाकायदे एक स्पेशल ब्लॉक ही दे दिया बड़ा सा कि आप यहाँ इंडस्ट्री डालिए। तो इंडस्ट्री जब यहाँ आएगी, बड़ी कंपनियाँ आएंगी, तो फिर ये, और हमने आपसे कहा कि दवाओं की जांच समय समय पर हम करते रहते हैं।